हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रोफेक्टर्स। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए वेक्टर्स पार्ट थर्ड। ये फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आज हम देखने वाले कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर और लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ फॉर्मूलास और कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल करेंगे इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि कोलिनियर वेक्टर कैसे फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं पहले एक इक्वेशन, जैसे एम ए बार प्लस एन बी बार इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है एम और एन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और ए बार और बी बार क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है फ्रेंड, जिसके पास सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यहां तक तो आपको समझ में एक इक्वेशन दे दिया। अब मैंने क्या कर दिया, अब एम ए वेक्टर को इक्वल के एक साइड रखा और एन बी वेक्टर को इक्वल के उस साइड भेजा। तो आपको पता है कि अगर प्लस एन बी है तो इक्वल के उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस एन बी बार। क्या हो जाएगा, माइनस एन बी बार। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस एन बी बार। अब मुझे ए वेक्टर चाहिए, यानी ए बार चाहिए, ए बार के वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर एम मल्टीप्लाई में उसको वहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डिवाइड में। तो देयरफॉर ए बार इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन एम, ये हो जाएगा बी बार। तो फ्रेंड्स देखो, n माइनस एन अपॉन एम क्या है फ्रेंड्स, पूरा स्केलर क्वांटिटी है। तो इस माइनस हम लोग क्या करते हैं, वेयर हम इसको t मान लेते हैं, t इक्वल्स टू माइनस एन अपॉन एम, क्योंकि देखो फ्रेंड्स t भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और माइनस एन अपॉन एम भी क्या है फ्रेंड्स, स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए अच्छा हम लोग ने माइनस एन अपॉन एम की जगह पे क्या लिख दिया, t। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या इक्वेशन फिर कैसे बदल जाएगा, a बार इक्वल्स टू t b बार। तो फ्रेंड्स, जब कोई पूछे कि कोलिनियर फाइंड करो, कोई 3 पॉइंट दिया जाएगा या फिर बोल दिया जाएगा कि इसको कोलिनियर फाइंड करो, तो क्या करोगे, एक वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, यानी a बार इज ए वेक्टर जो है ना, वो टी जो है वो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। यहां तक आपको समझ में आया? तो यहां तक आप नोट डाउन कर लेना कि हाँ, तभी हम लोग बोलेंगे कोई चीज क्या है, कोलिनियर है या फिर पैरेलल है। समझ में आया? कोलिनियर है या फिर पैरेलल है। आपको कोलिनियर वेक्टर मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था, कोलिनियर कैसा वेक्टर होता है, जो अपनी लाइन को क्या हो, पैरेलल हो, या फिर अपने लाइन से क्या हो, सेम हो। तो समझ में आया? कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर के लिए हम लोग को कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, ए बार इक्वल्स टू टी इंटू बी बार। तभी हम लोग बोलते हैं कि कोई चीज, कोई दो वेक्टर क्या है, कोलिनियर है या फिर पैरेलल है। यहां तक आपको समझ में आया? फ्रेंड्स, देखेंगे अभी हम क्या, कोप्लेनर वेक्टर। तो फ्रेंड्स, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो ऐसे दो वेक्टर जो क्या हो, सेम प्लेन में हो या फिर अपने प्लेन को क्या हो, पैरेलल हो। समझ में क्या हो, दो वेक्टर जो सेम प्लेन में हो और या फिर अपने प्लेन को क्या हो, पैरेलल हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। और इसका जो रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन होता है वो ये होता है, देखो फ्रेंड्स, आर बार यानी आर वेक्टर इक्वल्स टू T1 A बार प्लस T2 B बार। देखो, कोप्लेनर और लीनियर कॉम्बिनेशन में एक डिफरेंस पता चलेगा आपको जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन का एक इक्वेशन बताऊंगा तब। लेकिन आप फिलहाल इतना जानो कि कोप्लेनर वेक्टर के लिए इक्वेशन सिर्फ इतना ही रहता है। समझ में, इतना ही लिमिटेशन है उसका, मतलब वहां पे सिर्फ दो ही वेक्टर यूज हो सकते हैं, T1 A बार प्लस T2 B बार। इसके आगे कोई और वेक्टर आगे नहीं जाएगा कोप्लेनर वेक्टर में। समझ में आया? लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन में अलग होता है। पहले आप ये देख लो कि कोप्लेनर वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो अपने प्लेन को क्या हो, पैरेलल हो, या फिर जो ए वेक्टर जिस प्लेन है, बी वेक्टर जो दूसरे प्लेन में है, वो दोनों क्या होने चाहिए, प्लेन पैरेलल होने चाहिए। तब हम उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। और देखो, कोप्लेनर वेक्टर है, उसका इक्वेशन क्या होता है, आर बार इक्वल्स टू T1 A बार प्लस T2 B बार। T1 T2 जो है वो क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी, और आर वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये क्या आपका, वेक्टर क्वांटिटी। तो समझ में, कोप्लेनर वेक्टर को किससे इक्वेशन, कौन से इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये वाले इक्वेशन से। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। यहां तक आपको नोटिस कर लिया? बस आप सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखो। बस कोई भी चीज अगर बोल दिया जाएगा, आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स कराऊंगा, जिसमें आपको बोला जाएगा कि फाइंड करो ये कोप्लेनर है या फिर नहीं, तब हम इस इक्वेशन को अच्छे से जान पाएंगे।
तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या देखेंगे फ्रेंड्स हम अभी? लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है फ्रेंड्स पता है? जैसे a1 वेक्टर, फिर उसके बाद a2, फिर a3 या फिर सो ऑन a⁻n तक, फिर या फिर b1, b2, b3 सो ऑन bn तक। सेम ऐसी r वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा? r1, r2, r3 या फिर सो ऑन rn तक। यहाँ तक समझ में आया? कितना भी हम लोग ले सकते हैं। तब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा पता है फ्रेंड्स? r बार, ये मिटा देता हूँ मैं, r बार क्या हो जाएगा? जैसे a1 के लिए बोला जाए तो t1 a1, फिर t2 a2, फिर t3 a3। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं, या फिर t1 a1, फिर b1 b2 b3 ऐसे, मतलब सो ऑन, मतलब बढ़ते जाते हैं। तब उसको बोलते हैं कि वो क्या है, कौन सा वेक्टर है? वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है। समझ में? जब लीनियर देखो लेकिन अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेगा ना तो आपको ज्यादा करके ये कोप्लेनर वेक्टर से ही चलना पड़ेगा। t1 a वेक्टर प्लस t2 b वेक्टर, ऐसा t1 a वेक्टर प्लस t2 b। अगर आपको बोल दिया जाए कि तीसरा वेक्टर और दिया जाए तब आपको क्रैमर्स रूल लगाना पड़ता है। क्रैमर्स रूल वाला एक और ऐसा क्वेश्चन था जो आपके पुराने सिलेबस में है, लेकिन इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन पुराने वाले सिलेबस में था कि जब अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर, 4 वेक्टर ऐसे दिए जाते, 4 क्वेश्चन, 4 पॉइंट दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है या फिर नहीं, तब हमें क्रैमर्स रूल से भी उसको क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना पड़ता है। कोप्लेनर वेक्टर तो आपको पता है कि इसका इक्वेशन क्या है? r a वेक्टर इक्वल्स टू t1 a प्लस t2 b बार, r इक्वल्स टू t1 a वेक्टर प्लस t2 b वेक्टर। समझ में आया? तो फ्रेंड्स अभी यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम लोग ने अभी तक क्या सीखा? अभी तक हम लोग ने 3 पॉइंट सीखा ना, एक कोलिनियर वेक्टर और एक होता है कोप्लेनर वेक्टर और एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी हम देखेंगे कुछ फॉर्मूलेस। फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कि वेक्टर अगर 2 डायमेंशनल होगा तब इक्वेशन कैसे बनता है। तो 2 डायमेंशनल यानी कितना एक्सिस होगा फ्रेंड्स? उसके पास 2 एक्सिस। कितना होगा फ्रेंड्स? 2 एक्सिस। अगर 3 डायमेंशन होगा तो उसके पास कितना एक्सिस होगा फ्रेंड्स? 3 एक्सिस। 2 डायमेंशन यानी ऐसा और 3 डायमेंशन यानी ऐसा। यहाँ पर क्या एक्सिस होता है? x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, यहाँ पे x और y। तो फ्रेंड्स 2 डायमेंशनल के लिए जो आपका वेक्टर बनेगा वो क्या हो जाएगा? समझ लो मैंने ले लिया a बार। क्या ले लिया मैंने? a बार। तो आपको पता रहना चाहिए कि x के पास उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? i कैप, और y के पास उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? j कैप। यहाँ तक समझ में? x के पास उसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? i कैप, और y के पास क्या होता है? j कैप। तो 2 डायमेंशन यानी 2 एक्सिस लगेगा। तो समझ लो मैंने मैग्नीट्यूड यहाँ पर ले लिया 3i3 ले लिया, और x एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? 3i कैप, और यहाँ पर मैंने ले लिया 4j कैप। तो ये इक्वेशन बनेगा जब कोई 2 डायमेंशन में रहेगा। 2 डायमेंशन यानी जिसमें 2 ही एक्सिस होने चाहिए। और 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? a वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? समझ लो i प्लस 4j प्लस 2k, जिसमें आपको 1 2 3 यानी 3 एक्सिस के यूनिट वेक्टर लगे। समझ में? ऐसा वेक्टर, ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको तीनों एक्सिस लगे उसको बोलते हैं वेक्टर इन 3 डायमेंशन। जिसमें 2 ही एक्सिस दिख रहे तो वो होते हैं वेक्टर इन 2 डायमेंशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि वेक्टर इन 2 डायमेंशन का इक्वेशन कैसे होता है, वेक्टर इन 3 डायमेंशन का इक्वेशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि किसी कोऑर्डिनेट का पॉइंट कैसे देखा जाता है, एक्सिस का। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा फार्मूला। देखो सबसे पहले कोई भी आपके स्पेस में अगर 2 डिस्टेंस दिया जाएगा, एक a और एक b, तब आपको बोला जाएगा कि फाइंड करो a b, उसका लेंथ यानी इसका डिस्टेंस फाइंड करो। तब कैसे फाइंड करोगे? समझो सपोज करो मैंने नाम दे दिया p के पास क्या है फ्रेंड्स? जैसे p है तो p मैंने दे दिया यहाँ पर दे दिया मैंने p के पास x1। क्या दे दिया? x1, y1 और z1, सॉरी x1 y1, हाँ x1 y1 z1। और एक दूसरा पॉइंट है q जिसके पास है पॉइंट x2 y2 और z2। अब मैं बोलूं कि मुझे लेंथ ऑफ PQ फाइंड करो। क्या फाइंड करो? लेंथ ऑफ PQ। आपने तो देखा था किसी अगर 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना रहेगा तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, लेकिन ये तो डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा हूं मैं। क्या फाइंड करने बोल रहा हूँ? डिस्टेंस, नॉट अ मैग्नीट्यूड, इट्स अ डिस्टेंस।
समझ में आ? तो किसी डिस्टेंस, किसी दो पॉइंट का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो समझो पी क्यू है, क्या है, पी क्यू। तो हम लेंथ ही फाइंड करें यानी डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ पी क्यू, क्या फॉर्मूला होता है, x1 माइनस x2। किसी भी दो पॉइंट, अगर किसी आपको समझो कोई स्पेस में अगर दो पॉइंट दिया जाए और आपको बोला डिस्टेंस फाइंड करो किसी भी पॉइंट को एक्सिस में, तो x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस फिर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद z1 माइनस z2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट का। अगर फाइंड करना हो किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ पी क्यू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। आपको तो पता होगा फ्रेंड्स, किसी भी माइनस में अगर कोई टर्म रहता है जैसे -3, अगर उसका स्क्वायर अगर करूँ तो हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है, समझ में आ? तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि समझ लो अगर x1 की वैल्यू अगर मेरे को दे दी गई -9, क्या दे दी गई, -9, और यहाँ पर मेरे को दे दी गई -2, कितना हो जाएगा, -2। तो फ्रेंड्स -9 और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, -11 का स्क्वायर, और -11 का स्क्वायर हमेशा जो भी आएगा वो क्या होता है, पॉजिटिव में ना। 11 10 से अगर आपको 110 तो 11 से क्या होता है, 121। देखो माइनस में कोई भी अगर टर्म रहेगा और ऊपर स्क्वायर रहेगा तो हमेशा उसका जो आंसर निकलेगा वो हमेशा स्क्वायर में निकलेगा, समझ में आया? तो इसलिए कोई मैटर नहीं करता कि x2 माइनस x1 हो, लेकिन x1 माइनस x2 सिर्फ आप ये फॉर्मूला आप याद रखो, क्या होता है, लेंथ ऑफ पी क्यू x1 माइनस x2 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। इसी में अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर कोई चीज अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस को या फिर या परपेंडिकुलर है, तो देखो समझो अगर कोई आपको दे दिया पी पॉइंट दे दिया एक्स वाई जेड, क्या दे दिया, एक पॉइंट पी एक्स वाई जेड, आपको बोला कि किसी एक एक्सिस पे वो परपेंडिकुलर है, तो आपको पता रहना चाहिए अगर एक एक्सिस बोला जाए तो आप हमारे पास तीन एक्सिस होता है एक्स वाई जेड, तो किसी एक एक्सिस पे पैरेलल, समझो एक एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो समझो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट एक्स हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो। सेम ऐसे अगर वाई के लिए बोल दिया जाए वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो भी ए का पॉइंट क्या बन जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, y फिर ये जीरो। अगर समझो z एक्सिस के लिए बोला जाए तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 0,0 z, समझ में? अगर प्लेन के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा, x y फिर 0, कभी दो मिलके दो एक्सिस मिलके प्लेन बनाते ना, फिर उसके बाद b a को अगर समझ लो y पे तो फिर क्या हो जाएगा x y पे ना, सॉरी, तो यहाँ पर देखो जैसे अभी ये 0 है y z, फिर उसके बाद फिर एक और देखो यहाँ हो जाएगा x फिर 0 फिर z, ऐसा x y फिर 0, देखो दो प्लेन निकल रहा है, दो कभी भी, तब ऐसा बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ प्लेन। यहाँ पर आपको सिर्फ अगर एक पॉइंट पर अगर कोई एक्सिस में दिया तो ऐसा पॉइंट बनता है। तो आप वो छोड़ो, पहले आप ये देखो डिस्टेंस फार्मूला, कभी भी दो पॉइंट अगर आपको दिया जाए और इसका फाइंड करना रहेगा डिस्टेंस, तब आपको ये फार्मूला लगाना पड़ता है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स हम देखेंगे अभी पहला एग्जाम्पल जो है, शो दैट द 3 पॉइंट a 1, -2, 3, b पॉइंट दिया है 2, 3, -4 और c पॉइंट दिया 0, -7, 10, और प्रूफ क्या करने बोला है, क्या शो करने बोला है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है या फिर नहीं। तो मैं आपको अभी सडनली एक इक्वेशन मैंने बताया था कि क्या बताया था मैंने, कि एक वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर जब होता है, जब ऐसा इक्वेशन जब आता है तभी हम उसको क्या बोलते हैं कि वो तीन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है या फिर पैरेलल है। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन में आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, कि let a bar, let b bar and c bar be the position vector of points a, b and c। पहले तो आपको पोजीशन वेक्टर तो फाइंड करना पड़ेगा ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, let a bar, b bar and c bar are the position, क्या, position vector of point A, B and C respectively,
फ्रेंड्स ए बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर ए बार क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। और बी वेक्टर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। तो फ्रेंड्स और सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा 0i कैप प्लस माइनस 7j कैप प्लस 10k कैप। तो आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मिल गया आपको फ्रेंड्स। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का हम लोग ने पोजीशन वेक्टर निकाला। अभी हम लोग क्या फाइंड करना है कि हम लोग को कोई दो पॉइंट यानी दो वेक्टर, देखो अभी ए बी, ए से बी जा रहा है तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ए बी बार। तो ए बी बार कैसे फाइंड करते पता है ना आपको, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बी बार माइनस ए बार होता है, बी बार माइनस ए बार। तो फ्रेंड्स बी बार की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप। और माइनस जब आता है तो कोई भी चीज वाला ब्रैकेट में हो जाता है। तो ए वेक्टर यहाँ पर क्या है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3 कैप, ब्रैकेट क्लोज। तो फ्रेंड्स ये जैसा था वैसे रहेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। और माइनस है तो ब्रैकेट हट के आपको पता रहना चाहिए, जब अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहता है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा साइन है इसके पास, आई कैप के पास प्लस, तो माइनस जब जाएगा अंदर तो क्या बच जाएगा यहाँ पर माइनस, तो माइनस आई कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2j कैप, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 3k कैप। तो देखो अभी 2i माइनस आई के पास लेके जाओ, मतलब सेम नंबर को सेम नंबर के पास लेके जाओ। देखो सेम यूनिट वेक्टर को सेम यूनिट वेक्टर के पास लेके जाओ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, 2i माइनस आई, क्या बन जाएगा 2i माइनस आई, फिर प्लस 3j प्लस 2j, 2i माइनस आई 3j प्लस 2j और माइनस 4k कैप माइनस 3k कैप। समझ में, माइनस 4k कैप माइनस 3k कैप। तो अभी ये 2i माइनस आई कितना हो जाएगा, 2i माइनस आई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आई कैप। क्या हो जाएगा, आई कैप। 2 में से 1 गया 1 और आई कैप बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस है और 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5j कैप। और देखो फ्रेंड्स माइनस 4k और माइनस 3k, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाले तो भी चलेगा, माइनस 4k माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा बिगर नंबर का आता है। तो बिगर नंबर यहाँ पर कौन है 4, तो यहाँ पर 4 के पास साइन क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 आ गया और यहाँ पर क्या है k कैप। तो आपको ए बी बार की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, ए बी बार की वैल्यू i प्लस 5j माइनस 7k। अब यहां तक पहले आप लिख लो, उसके बाद हमें क्या निकालना है फिर ए सी। आपको दो वेक्टर निकालने, फिर आपको ये प्रूफ करना है कि वो स्केलर मल्टीपल है या फिर नहीं। तो यहां तक आप पहले उसको नोट डाउन करो, फिर अभी ए सी निकालते। यहां तक नोट डाउन करो, कर लिया आपने। अभी हम देखो अभी ए सी कैसे निकालेंगे। अभी देखो फ्रेंड्स ए सी बार, अभी फाइंड क्या करेंगे ए सी बार, तो क्या हो जाएगा सेम वही प्रोसीजर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो फ्रेंड्स सी वेक्टर यहाँ पर क्या है 0i, देखो 0i का कोई मतलब नहीं, 0 तो कुछ नहीं, तो उसको मत लिखो। तो क्या लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस 7j प्लस 10k कैप और माइनस ए वेक्टर ना i माइनस 2j प्लस 3k कैप। तो फ्रेंड कैसे लिखोगे माइनस 7j कैप प्लस 10k कैप, फिर माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप। तो फ्रेंड्स अभी सेम को सेम, अभी देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आई हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस आई, क्योंकि आई है ही नहीं इसलिए माइनस आई। अब देखो माइनस 7j प्लस 2j, माइनस 7j प्लस 2j, फिर उसके बाद प्लस 10k और माइनस 3k। देखो प्लस 10k और माइनस 3k, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7j प्लस 2j कितना हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस 5j। तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगा आई कैप, सॉरी माइनस आई कैप, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 7 में से 2 गया 5j कैप और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस
10 में से 3 का कितना बचेगा 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7k कैप। तो आपको AC वेक्टर भी मिल गया। AC वेक्टर क्या मिला -i माइनस 5j प्लस 7k। तो फ्रेंड्स लेकिन आपको मैंने AB बार निकाला था, यहाँ पर लिख रहा, ध्यान से देखो AB बार का वैल्यू क्या निकाला था i प्लस 5j प्लस 7k, यही निकाला, सॉरी माइनस 7k, i प्लस 5j और माइनस 7k कैप। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या बनेगा माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स 1, -1 हो जाएगा, -1। तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, ये माइनस के i कैप हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5j फिर -7k। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो क्या किसके तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, AC -1 और i प्लस 5j माइनस 7k क्या है AB बार, क्या है AB बार। तो मैं AC वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ, मैं AC वेक्टर इक्वल्स टू -1 ऑफ AB बार। तो देख रहे हो फ्रेंड्स, एक वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ कि जो आपने बोला था आपको शो करने के लिए जो ABC कोलिनियर है, तो हाँ कोलिनियर क्या है, ये सब पॉइंट कोलिनियर है क्योंकि AC बार है ना, AC बार इज स्केलर, क्या है ये स्केलर मल्टीपल ऑफ AB बार। Therefore point A, B and C are collinear। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले हम लोग ने ABC को पोजीशन वेक्टर माना, ABC पॉइंट का, फिर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर निकाला, फिर हमने AB वेक्टर फाइंड किया, फिर AC वेक्टर फाइंड किया। तो AC वेक्टर फाइंड किया तो हम लोग को माइनस यहाँ पर कॉमन लेके यहाँ पर लिखा, तो फिर AB बार की वो वैल्यू थी। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एक वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर दिख रहा है और यही हम लोग को कोलिनियर का क्या है कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर ABC क्या है कोलिनियर है। फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन जो है, इफ द वेक्टर्स 3i कैप माइनस 5j प्लस k कैप एंड 9i कैप माइनस 15j कैप प्लस pk कैप, क्या बोला है यहाँ पर फ्रेंड्स, आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको पहले बता दिया कि ये जो दो वेक्टर है क्या है कोलिनियर है, और क्या फाइंड करने बोला है, p फाइंड करने बोला। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लेट a वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 5j प्लस k कैप एंड b वेक्टर 9i कैप माइनस 15j कैप प्लस p k कैप। और आपको बोल दिया कि ये a वेक्टर और जो b वेक्टर है क्या है कोलिनियर, गिवन दिया हुआ है। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, b वेक्टर इक्वल्स टू स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, यानी b वेक्टर इज इक्वल्स टू स्केलर मल्टीपल ऑफ a बार। यहां तक समझ में आया। अब b बार की वैल्यू यहां पुट की, फिर t यहां लिखा और a बार की वैल्यू यहां पर मैंने पुट कर दी। क्या लिखी, b बार की वैल्यू 9i माइनस 15j प्लस pk कैप इक्वल्स टू t ब्रैकेट में ले लिया, और a बार की वैल्यू क्या है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। फिर जैसे इसको वैसे रहने दिया, फिर t को क्या कर दिया अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स t इंटू 3ti, फिर t माइनस 5j कैप, तो क्या हो जाएगा माइनस 5tj कैप, और t को जब मैंने k कैप से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा प्लस tk कैप। आपको तो ये होगा कि इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, जब अगर i k अगर सेम रहता तो इसका जो मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है, तो वही लिखा है बाय यूजिंग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। क्या होता है, बाय यूजिंग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। तो क्या हो जाएगा 3t किसके बराबर हो जाएगा 9k, और माइनस 5t किसके बराबर हो जाएगा माइनस 15k, और t किसके बराबर हो जाएगा p के। तो इससे पता चला कि अगर जो t की वैल्यू रहेगी वही p की भी वैल्यू रहेगी। तो यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ध्यान से देखो, ये t का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो 3 को क्या कर दो वो इक्वल के उस साइड भेज दो, और 3 मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा t इक्वल्स टू 9/3, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स t इक्वल्स टू 3। सेम इसमें भी देखो, ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, अभी t का वैल्यू चाहिए तो 5 को डिवाइड में भेजो, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर t इक्वल्स टू 15/5, 5 1 5 3, तो देयरफॉर t की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स 3। तो
यहाँ पर t की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स 3, तो p की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ऐसे ही जब अगर आपको कोई दो पॉइंट को अगर कोलिनियर दिया जाए और कोई वैल्यू फाइंड करने दिया जाए तो ऐसे स्टेप से इसको करते। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।